पालो दो प्रकार का, एक होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर होता है ना, त्रिभुजाकार झंडा होता है ना, और एक होता है आयताकार। दो प्रकार का झंडा देखे हैं ना, भारत का झंडा आयताकार है, आरएसएस का या फिर नेपाल का झंडा त्रिभुजाकार है। हमारे भी पेन शक्ति में जो झंडा इस्तेमाल करते हैं त्रिभुजाकार है ना, तो ये झंडा क्यों आयताकार होता है, क्यों त्रिभुजाकार होता है, इसका रीज़न आप बताते हैं। त्रिभुजाकार झंडे का होने का मतलब है ट्रायंगुलर फिलॉसफी। ये जो ट्रायंगुलर फिलॉसफी दिख रहा है ना, हर चीज़ तीन है, तो वैसे तीन प्रकार की शक्तियों की सेवा उपासना करते हैं हम, मातृशक्ति, पितृशक्ति, गुरु शक्ति। ट्रायंगुलर मातृशक्ति, पितृशक्ति, गुरु शक्ति। ट्रायंगुलर ध्वज है ना, ट्रायंगुलर झंडा। और आयताकार क्या है, आपको घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो त्रिभुजाकार खरीदते हैं क्या जी, क्या खरीदते हैं, 60 बाई 40 खरीदते हैं ना आयताकार, या 40 बाई 40, 60 बाई 60। मतलब जब किसी भूखंड आपके मन मस्तिष्क में आता है तो आयताकार या फिर कहना चाहिए चौकोर होता है, लेकिन कोई पेन शक्ति देवता धामी का बात आता है तो आपका ट्रायंगुलर होता है। समझ रहे हैं ना, ट्रायंगुलर फिलॉसफी। आइएगा, बैठिए, सेवा सेवा। ठीक है, तो आयताकार झंडे का मतलब समझ गए। ये गोंडवाना भूलैंड और सगा समाज का प्रतीक है। ये हमारा सतरंगी ध्वजा है, आपके गोंडोला समाजवाद का प्रतीक। और गोंडोला समाजवाद कहाँ रहता है, धरती में रहता है, इसीलिए आयताकार है। ये देखिए, गोंडवाना एक भूलैंड है ना जी, गोंडवाना लैंड है ना, ज़मीन है, तो गोंडवाना लैंड का झंडा है, डांग पालो है, समझिए। अब इसमें दो प्रकार का सेक्टर दिया गया है, एक है आपका सफ़ेद वाला हिस्सा और दूसरा अलग अलग रंग दिया गया है। समझ रहे हैं। अब हमारे गोंडवाना में कैसे भी महानुभाव हैं जो अपना अलग ही ध्वज लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना, वो ध्वज क्या है, वीव ग्योर बैजनी हपी नाला। ये जो सतरंगी इंद्रधनुष होता है, सतरंगी इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 रंग होते हैं, बैजनी हपी नाला, वीव गोर, वो प्राकृतिक चीज़ है वो, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी 7 रंग है। ये हो गया आसमानी, ये हो गया सिंदूरी, ये हो गया जामुनी, ये हो गया लाल, ये हो गया तोता कलर, सुआ कलर, ये हरा हो गया आपका हरा, और ये मरावी लोगों का पीला कलर। समझ गए। ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, चूँकि सूर्य की रोशनी या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर इसको सफ़ेद मान लीजिए, तो जितने भी सूर्य की रोशनी में सफ़ेद रंग जो निकलता है, 7 रंग इसी सफ़ेद से निकलता है ना, इसीलिए मेन मुठवा जो गुरु शक्ति का प्रतीक है। आप सफ़ेद सफ़ेद धारण करते हैं मुठवा शक्ति, तो सफ़ेद कपड़ा धारण करके ये साबित करते हैं कि संसार में अगर कोई पहला कपड़ा बना तो सफ़ेद रंग का बना, क्योंकि कपास का रंग सफ़ेद होता है ना जी, ठीक है ना। इसलिए मैं अगर सफ़ेद धारण किया हूँ तो इसका मतलब है धरती में पहला कपड़ा हमने बनाया, हम बनाए पहला कपड़ा, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद हर जगह सफ़ेद धारण किया जाता है हम लोगों में। दूसरे लोग भी धारण करते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, उनकी मान्यता अलग हो सकता है। तो ये जो है मुठवा पुनेम, हमारा 750 जो पारी गोत्र है ना, उसमें से 50 पारी ये है जिसको आप लोग प्रधान बोलते हैं ना, प्रधान बैगा, फिर चेंज हो जा रहा है आपका, उधर चला गया। ये जो भाग है इसको मुठवा पुनेम कहा जाता है, गुरुवस्था। समझ रहे हैं। ये 50 गोत्र को लेके चलता है ये वाला पूरा। और ये हो गया 7 हमारे 7 गोंड भाइयों का है, उसका प्रतीक है। लेकिन मुठवा जो गुरु हुए, जो बाना हुए गुरु हुए, 5 ही हुए, नारोनसूर, कोलासूर, हिरवा ज्योति, मानको सुंगाल, तुर्पोराय। आपका गोंड और प्रधान का रिश्ता समझ रहे हैं ना। अगर मरावी गोत्र का गोंड भाई है तो उसके घर मंडावी घर बाना लेके ही प्रधान लोग जाते हैं, दूसरे घर नहीं जाते। नेताम है तो नेताम जाएंगे। ये रिलेशनशिप है गोंड प्रधान का, समझिए। ये समझिए सफ़ेद वाला हिस्सा प्रधान मुठवा पुनेम, ये हमारे गोंड भाई लोग, ठीक है, मतलब कोया पुनेम। ये है मुठवा पुनेम, ये है कोया पुनेम। अब मुठवा पुनेम क्या है, कोया पुनेम क्या है, इसको मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए ध्वज के संबंध में, ठीक है। अब 5 गुरु कचारगढ़ के सामने 5 बानाधारी 5 गुरु कुपारलिंगों ने दिया, दीक्षा दिया 5 लोगों को, ठीक है ना। उसका नाम है नारोनसूर, कोलासूर, हीरा ज्योति, मानको सुंगाल, तुर्पोराय। 5 बानादों को 5 बना के 5 प्रधान बनाया कि तुम अपने अपने गोत्र में जाना। अब ये 5 है और इधर 7 है, 7 और 5 12 ही भाई थे गुफा के अंदर में, याद रखे, 33 नहीं थे।
12 ही थे, उसमें से बड़े 5 जो हुए जिनको गुरु बनाया गया, जिनको पूजा पाठ का अधिकार दिया गया, वो लोग प्रधान गौण, और जिनको खेती किसानी राजा सामरिक व्यवस्था दिया गया वो कोया पुण्यम के वाले मानने वाले गौंड भाई। दोनों के बगैर एक दूसरे अधूरे हैं। बोलेंगे तो पूरा 750 आपको बोलना पड़ेगा, 700 भी नहीं बोल सकते, 50 भी नहीं बोल सकते। सुन रहे हैं ना? तो ये दोनों को मिलके है। अब गुरु 5 थे और ये लोग हमारे भाई लोग 7 थे, इसीलिए दूसरे गुरु रायलिंगो हुए, उन्होंने इन चीज़ों को हटा दिया। पहला जो गोत्र था 100, उसको आसमान या पैन शक्तियों को समर्पित कर दिया। ध्यान से सुनेंगे इस अवस्था को। पहला जो 100 गोत्र था उसको पैन शक्तियों को समर्पित कर दिया। दूसरा 100 गोत्र था उसको कहाँ समर्पित कर दिया? मुठवा शक्ति को समर्पित कर दिया। इसीलिए 3 देव से स्टार्ट होता है। 3 देव मरकाम, 4 देव नेताम, 5 देव पोरते, 6 देव छदैया और 7 देव मरावी। इतना ही है कि नहीं है ना? लेकिन कहीं कहीं 12 गोत्र भी होता है। तो ये दोनों, ये कलर, ये जो 5 कलर है, ये इनका हमारे गोंड भाई का फेंटा का कलर है। अगर ये वाला कलर लपेट लिए तो समझ आ जाएगा कि मरकाम गोत्र का है। लाल लपेट लिए तो नेताम कहलाएंगे। ये अगर लपेट लिए फेंटा तो आप पोरते कहलाएंगे। ऐसे लपेटते हैं कई लोग। और ये समझ लीजिए हरा लपेट लिए तो जगत छदैया उइके, ये कर लिए तो मरावी कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मुठवा पुनेम प्राकृतिक ज्ञानवाद संकल्प का दर्शन का मार्ग। यहाँ कोया पुनेम प्राकृतिक कर्मवाद का दर्शन का मार्ग। कोया पुनेम मतलब क्या होता है? कोई बताएंगे? कुछ तो बताइए, फिर मैं बताऊंगा। कोया पुनेम माने बताइए तो कुछ तो सुने होंगे। गुफा में रहने वाले, कोख से पैदा होने वाले, महुआ खाने वाले, और कोई है अर्थ? कैसे नेताम जी, और कोई अर्थ आवे का? गुफा में रहने वाला कोया पुनेम कहते हैं, प्राकृतिक धर्म ला मानने वाला कोया पुनेम कहते हैं, कोख से पैदा होने वाले को कोया पुनेम बोलते हैं, और तो और महुआ खाने वाले को भी कोया पुनेम बोलते हैं, और महुआ का जो फल होता है ना उसको भी कोया बोलते हैं। पर ये जो अर्थ बताने से मैं गोंडियन फिलासफी, वर्ल्ड लेवल की फिलासफी बोल रहा हूँ, तो वर्ल्ड के लेवल पर नॉलेज पड़ता है क्या? बोल रहे हैं जो 4-5 अर्थ। अरे कोख से तो सब पैदा हो रहे हैं, मैं थोड़ी हो रहा हूँ। क्यों जी, गोंडी पैदा हो रहा है क्या कोख से? क्या हमारे दूसरे भाई नहीं हो रहे हैं कोख से पैदा? भारत में सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पैदा हो रहे हैं कोख से। पर वो कोया पुनेम है क्या? नहीं है, वो कोया नहीं है। समझ रहे हैं? हम कोया हैं। अब कोया का अर्थ क्या होता है पहले इसको बताता हूँ, फिर मुठवा का कलर। ध्यान गांठ बांध के समझ लीजिए। इस दोनों अर्थों को समझ जाएंगे तो गोंडियन फिलासफी को समझ जाएंगे। कोया कोया का अर्थ क्या होता है? गोंडी समझने वाले हमारे भाई हैं। कयोम, कयोम एक शब्द आता है गोंडी में, पाना पारसी में कयोम एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है कर्म। समझ रहे हैं? कयोम शब्द आता है जिसका मतलब होता है कर्म। कोया पुण्य मानने वाले को आप कर्मवीर बोल सकते हैं, प्राकृतिक कर्मवीर। तो ऐसा कोई चीज़ बताइए, ध्यान लगाइए आप, कि संसार में कोई ऐसा जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे कोई ऐसा प्राकृतिक कर्म कर रहे हैं क्या जो मिलजुल के कर रहे हैं? ऐसा कोई प्राकृतिक कर्म है क्या जो साथ हो? जो साथ हो, साथ ऐसा कोई अंग है, ऐसा कोई अवयव है, ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई एलिमेंट है साथ ही, जो मिलजुल के कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आगे कोई परिणति हो रहा है, वो है कर्मवाद। प्राकृतिक कर्मवाद का सिद्धांत लिखा है ना, देखिए, प्राकृतिक कर्मवाद, प्राकृतिक ज्ञानवाद। ज्ञानवाद भी 2 प्रकार का होता है। एक मानव दिमाग की रचना, वो भी ज्ञान है। मानव दिमाग की उपज रचना, वो भी ज्ञान है। एक ये भी ज्ञान है प्रकृति का ज्ञान। तो मानव दिमाग की उपज की रचना, आपके गीता है, कुरान है, बाइबल है, फलाना है, गुरु ग्रंथ साहिब है, फलाना, जितना भी बुक है वो सब मानव दिमाग की उपज की रचना का ज्ञान है। वेद है, पुराण है, जितने भी है आदमियों ने बनाया। लेकिन संसार में एक ऐसा भी ज्ञान है जो पूरी तरह प्राकृतिक है, उसको आदमियों ने नहीं बनाया। उसके ऊपर नेचुरल लॉ लागू होता है, मानवीय दिमाग की उपज का लागू नहीं होता। आपका ज्ञान का कोई भी चीज़ उसमें लागू नहीं होता, वो नेचुरल लॉ लागू होता है उसके ऊपर। नेचुरल जस्टिफिकेशन, नेचुरल इक्वलाइजेशन, नेचुरल लिमिटेशन, ये लागू होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई साध बताइए तो ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। धरती में आदमी से पहले पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु आए हैं। समझ गए ना? अगर किसी भी प्राकृतिक कर्मवाद के सिद्धांत को समझना है
तो हमको एक पेड़ को समझना पड़ेगा, एक पेड़ को जानना पड़ेगा कि एक पेड़ कैसा अपना जीवन देता है। पेड़ एक बीज से दूसरे बीज कैसे बनता है, समझ रहे हैं ना निताम जी। एक आम का बीज है, उसको अगला आम के बीज बनने में 7 प्रकार का कोई अंग काम करता है, तभी वो बन पाता है, एक बीज से दूसरा बीज। आइए मैं इसको समझाता हूँ। आम के बीज को हम ज़मीन में लगा दिए, आम के बीज को हम ज़मीन में लगाए, ज़मीन बढ़ के आगे क्या निकला, जड़ निकला, जड़ गया, ठीक है। इसके बाद जड़ के बाद निकला, जड़ हो गया दूसरा, या गिनेंगे, बीज, जड़, जड़ के बाद तना, तना निकला, तने के बाद पत्ते निकले, पत्ते के बाद छाल बना, छाल के बाद पत्ते फूल बने, फूल के बाद फल बने। आप गिन लीजिए 7 अंग है कि नहीं, 7 अंग है ना। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, समझ रहे हैं। प्रकृति का रिसर्च करके प्रकृति को बता रहा हूँ मैं। वहाँ से लेके अभी तक 3 या 4 घंटा ना उन्होंने मेरा नहीं, हम किसी भी पुस्तकीय ज्ञान को नहीं बखान किए हैं, टोटल अपने मन से उद्बोधन करते हुए प्रकृति का रेफरेंस दे रहे हैं, बार बार नेचर का ही रेफरेंस दे रहे हैं। तो प्राकृतिक कर्मवाद क्या है? प्राकृतिक कर्मवाद है एक बीज से दूसरा बीज कैसे बनता है। तो एक बीज से दूसरा बीज बनने में 7 अंग मिल के काम करते हैं, तभी एक बीज से दूसरा बीज बनता है। ये 7 में से कोई भी एक अगर काम नहीं करेगा तो एक बीज से दूसरा बीज नहीं बन सकता। बीज ही अगर छोड़ दे, नहीं बीज अगर आगे नहीं बढ़ूंगा बोलेगा तो बढ़ेगा क्या? अगर जड़ ना पड़े तो बीज बनेगा क्या? छाल ना बने तो बनेगा क्या? पत्ते में ना बने, है कुछ भी ना बने तो बन पाएगा क्या? वो आम का एक बीज दूसरा बीज बनने में 7 चरण लेता है तभी बन पाता है। यही प्राकृतिक कर्मवाद का सिद्धांत है, समझ रहे हैं। इसी प्राकृतिक कर्मवाद के सिद्धांत को जो मानता है वही कोया कहलाता है, कोया पुनेम कहलाता है, समझ रहे हैं। इसी प्राकृतिक साक्षातवाद के कर्म को, पुस्तकीय कर्मवाद के नहीं। पुस्तकीय कर्मवाद अलग होता है, समझ रहे हैं। पुस्तकीय कर्मवाद के सिद्धांत को बदला जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक कर्मवाद के सिद्धांत को आप नहीं बदल सकते, ये आपके बस में नहीं है। हाँ, आप प्राकृतिक काम करेंगे तो बदल सकते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक चीज़ का उसका फिर अर्थ दूसरा निकलेगा, समझ रहे हैं। तो कोया का मतलब होता है कर्मवाद और कोया पुनेम का मतलब होता है प्राकृतिक कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं आप, इसलिए कोया कहलाते हैं, समझ गए। एक बीज अगले बीज बनने तक 7 चरण कंप्लीट करता है, तब वो अगला बीज बन पाता है। बता पाएंगे ना कोया पुनेम? ठीक है, बता लेंगे ना सब कोया पुनेम क्या है, कि प्राकृतिक कर्मवाद का सिद्धांत है। वैसे ही हम सब में काम बटा हुआ है ना। 12 प्रकार के गोंड होते हैं, 12 प्रकार के गोंडों में सबका काम बटा हुआ है। कोई खेती किसानी करेगा, कोई नागरची करेगा, कुछ ऐसा करेगा, 12 प्रकार का। अब ये क्या है 5, इसको तो बढ़िया बता सकते हैं आप। 5 ऐसा क्या चीज़ है बताइए जो बिल्कुल नेचुरल है? हाँ, 5 तत्व तो नहीं, 5 शक्तियाँ। अब ये बीज है, बीज को अगर बंद कर देंगे कहीं पर रख देंगे तो कोई काम का नहीं है। ये जो आम का बीज है, जो कल बीज और फल बनने वाले, इसको कौन एक्साइट करता है, कौन उत्तेजित करता है? 5 प्रकार की शक्तियाँ। जमीन उसको सहारा देता है, पानी इसको पल्लवित करता है, ठीक है। आसमानी हलचल के द्वारा उसका चरित्र बदलता है, इसके बाद हवा के द्वारा वो खाना पीना लेता है, सब लेता है। तो 5 प्रकार की शक्तियाँ इस बीज को एक्साइट करती हैं, तब वो एक बीज से दूसरा बीज बनता है, समझ रहे हैं जी। तो ये 5 प्रकार का जो सगा है, आप लोगों का सगा है, ये समझ लीजिए कि आप लोग हैं, ये मैं हूँ। आपको कौन एक्साइट कर रहा है? मुठवा गुरु कर रहा है ना। तो ये 5 प्रकार का 5 मुठवा ही मुठवा पुनेम है, समझ रहे हैं। यही आपको सही दशा दिशा बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, मार्ग बताते हैं। उसी के आधार पर कोया पुनेम अपना जीवन यापन करता है, एक बीज से दूसरा बीज बनता है। यही प्राकृतिक गोंडी पुनेम है। मुठवा पुनेम, कोया पुनेम दोनों मिलकर क्या बनता है? गोंडी पुनेम, समझ रहे हैं। गोंडी पुनेम ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है पुनेम का। गोंडी से ही देखिए, गोंडवाना, गोंड, गोंडी, गोंदोला, समझ रहे हैं। गोंड, गोंडी, गोंडोला सब गोंड से ही निकला हुआ है। इसीलिए मुठवा पुनेम ज्ञान का मार्ग लिखा हुआ है, जो ज्ञान के द्वारा आपको एक्साइट करते रहता है, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता प्रेरित करता है, आपके दशा दिशा को नियंत्रित करता है। और कोया पुनेम कर्मवाद का सिद्धांत, उसी ज्ञान या प्राकृतिक एक्साइटेशन के कारण आप कोया के रूप में फल्लवित होते रहते हैं। तो इसी दोनों रिलेशनशिप के कारण ही गोंडी पुनेम पड़ा हुआ है। कोया पुनेम, मुठवा पुनेम
गोंडी पुणे, देखिए कहाँ लिखा हुआ गोंडवाना, ठीक है, वो दूसरे चीज में लिखा हुआ है, कहीं पर है वो। इसमें नहीं है, कहीं पर लिखा है वो, ठीक है। मुठवा पुनेम ज्ञानवाद का मार्ग, कोया पुनेम कर्मवाद का मार्ग है। महुआ खाते हैं, गुफा में रहते हैं, ये बहुत छोटा अर्थ है, आपके मान सम्मान को वर्ल्ड के लेवल पर नहीं जाएगा। लेकिन संसार में कोई भी सिविलाइजेशन होता है, कोई भी सभ्यता होता है, अपने बायलॉज, अपने उत्पत्ति के कारण पहचाना जाता है। सुन रहे हैं ना, ये हमारा समाज का बायलॉज है, समझ रहे हैं, ये सामाजिक बायलॉज है। कुछ व्यक्ति ज्ञानवाद के मार्ग में चलते हैं, कुछ आदमी कर्मवाद के पर चलते हैं। इन चीज़ों को हमने नहीं बनाया, प्रकृति का जो चलन है उसको हमने अपनाया है, इसलिए हम प्रकृतिवंशी कहलाते हैं। समझ रहे हैं, प्रकृतिवंशी का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाके नाचा गाना किए, किसी पेड़ पौधा के नाचा किए है, कांदा कुसा खाए, भाजी खाए, इसके कारण प्रकृतिवंशी नहीं। प्रकृति के बायलॉज को, प्रकृति के नियम को जो हम अपनाते हैं उसका पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए प्रकृतिवंशी कहलाते हैं। और ये डांग पालो पूरी तरह प्रकृतिवाद के ऊपर निर्भर है, प्रकृति का बायलॉज है। ये गोंदोलावस्था जो है ना, ये गोंदोलावस्था धरती का पहला समाजवाद का सिद्धांत है, समझ रहे हैं, जो कर्मवाद के ऊपर बना है, जनवादी अवस्था के ऊपर नहीं बना है। इस गोंदोलावस्था के तहत राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो योग्य होता था, जो चुनाव होता था वही राजा बनता था। और शंभू का चुनाव इसी गोंदोलावस्था के तहत किया जाता है। यही धरती का पहला समाजवाद का सिद्धांत है, जिसको गोंदोलावस्था कहते हैं, जो जन्म से बनता था, ऐसा नहीं था। जनवादी व्यवस्था नहीं था, कर्मवादी व्यवस्था था। सुन रहे हैं ना, जातवादी व्यवस्था नहीं था। ये व्यवस्था जातवादी नहीं था, राजा कोई भी बन सकता था, बशर्ते कि उसमें योग्यता होना चाहिए। अब भारत के संविधान में भी एक गणवादी व्यवस्था चलता है। भारत का संविधान स्थिर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाना ठिकाना सब बदलते रहते हैं, अपनी योग्यता के कारण बदलते रहते हैं। तो इसी को गणवादी या गणतंत्र व्यवस्था कहा जाता है, जो गोंडवाना का प्राचीन चीज़ है। गणवादी व्यवस्था ना, यही चीज़ है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट 10 मिनट हमारे एक्सपर्ट बोलेंगे, आप आइए। और वर्ल्ड में ऐसा चीज़ कहाँ है और कहाँ मिलता है, आप अपने रिसर्च के द्वारा बताइए। इसके बाद जल्दी करेंगे 5-10 मिनट में। इसके बाद होगा गोंडवाना मुहूर्त कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खासकर आप लोगों के लिए। हम लोग मुहूर्त कैसे निकालते हैं, वो क्या पद्धति है, वो जल्दी, छोटा टॉपिक है।